हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी बच्चे बहुत अच्छे से क्लासेस को अटेंड कर रहे होंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। तो आज की हम लोगों की क्लास नंबर 40 है और आज भी हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सीखेंगे। तो चलिएगा क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड डिस्क्रिशनरी। ठीक है, डिस्क्रिशनरी शब्द के सिनोनिम को आपको यूज़ करना है। सिनोनिम मीन्स आप जानते हैं सेम मीनिंग। पहला ऑप्शन है फिक्स्ड, सेकेंड वन इज़ नेसेसरी और थर्ड है एक्सेप्शनल और चौथा है ऑप्शनल। तो आपको बताना है फ्रेंड्स इसमें कौन सा दिए गए शब्द का सिनोनिम है। ठीक है, तो पहले डिस्क्रिशनरी शब्द का मीनिंग जानने का प्रयास करेंगे। तो इसका मीन्स होता है विवेकाधीन या वैकल्पिक। ठीक है, विवेकाधीन या वैकल्पिक। ठीक है, अब आपने देख लिया तो यहाँ पर आपने देख रहे हैं कि फिक्स्ड नेसेसरी माने आवश्यक होता है, ये भी नहीं। एक्सेप्शनल मतलब होता है ना कि कहते हैं एक्सेप्शनल यानी कि हट करके अपवाद स्वरूप। तो ये भी जो है ये सब इनकरेक्ट है। अपना करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शनल। तो इसको याद रख लें, डिस्क्रिशनरी का मतलब होता है ऑप्शनल। और स्पेलिंग भी एग्जाम में आता है तो आप ध्यान से देखते चलें। DISCRETIONARY डिस्क्रिशनरी जब आप पढ़ेंगे तो आपको स्पेलिंग बहुत आराम से याद रहेगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर है। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको देखना है कि दिए गए 4 ऑप्शंस में कौन सा इनकरेक्टली स्पेल्ड है। आपको ध्यान रखना होगा क्वेश्चन को, यहाँ करेक्टली नहीं पूछ रहा, इनकरेक्टली। पहला ऑप्शन देखेंगे ग्रांड्योर, दूसरा ऑप्शन है गॉर्जियस और तीसरा है गारंटी और चौथा गार्जियन। तो कौन सा इसमें इनकरेक्टली स्पेल्ड है, तो कैसे जानेंगे। सबसे पहले लिखने का प्रयास करेंगे, GRANDEUR, इसका मतलब होता है ना शानदार, ये तो करेक्ट है। और अब दूसरा देखिए गॉर्जियस, कहते हैं ना ये भी बहुत ही गॉर्जियस है यानी कि लुभावना है, मनमोहक है, तो ये भी करेक्टली लिखा हुआ है। तीसरा देखिए गारंटी, यही गलत है। ठीक है, आप इसको गुआरंटी अगर आप याद कर लें दिमाग में रख करके तो आपका बहुत आराम से गारंटी की करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी। गारंटी जब आप पढ़ते हैं तो GA आपके दिमाग में बनता है, बट अगर आप गुआरंटी पढ़ लें अपने मन में तो गुआरंटी GU आपके दिमाग में पढ़ जो है बनेगा। वारंटी हो तो WA होता है, बट गारंटी में GUA होता है। ओके, तो यहाँ पर गारंटी की ही करेक्ट स्पेलिंग नहीं लिखी है, तो अपना C आंसर ही यहाँ पर इस क्वेश्चन में इनकरेक्टली पूछा है। और गार्जियन की आप जानते हो GUARDIAN होता है, तो ये भी करेक्ट है। ओके, तो स्पेलिंग मिस्टेक वाले क्वेश्चन भी आपको बहुत ध्यान से अटेम्प्ट करने होंगे। ओके, तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक। पहला देखिएगा, द शिप प्रूव टू बी अ ट्रेजर ट्रूव फॉर द पीरेट्स। अब आपको देखना होगा कि शिप के आगे आप क्या रखेंगे, ड्राउनिंग करेंगे, ड्राउंड करेंगे, संकन करेंगे कि सिंक करेंगे, बताइएगा। सिंक, संक और जो है संक या संकन, कौन सा दिमाग में बन रहा है। बिल्कुल सही। जिन बच्चों का आंसर क्वेश्चन नंबर जो है 3 का C ऑप्शन आ रहा है उन बच्चों का करेक्ट है। यहाँ पर कह रहा है कि जो है धंसा हुआ या एकदम जो है तली पर धंसा हुआ या जो है टूटा हुआ या फिर डूबा हुआ, जो भी मीनिंग रखे। शिप को हमेशा जो है इंसान के डूबने की बात हो तो ड्राउनिंग या ड्राउंड करेक्ट है, लेकिन शिप वगैरह के लिए संकन शिप होता है यानी डूबा हुआ जहाज। तो इस सेंस में आपको ये जो शिप है ये नाउन है और इसका एडजेक्टिव आपको पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ कर रहे हैं जो कि संकन के रूप में आ रहा है और यही अपना करेक्ट आंसर है। यानी कि जो है आपका क्या जहाज, वो भी कैसा डूबा हुआ या धंसा हुआ जहाज लुटेरों के लिए खजाना साबित होता है। तो सिंक होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म सैंक होता है SAN के, और वर्ब का थर्ड फॉर्म संक भी होता है और संकन भी होता है। ठीक है, तो संकन जैसे आप देखते हो गॉटन, फॉरगॉटन,
जो है ये सब है। अब गॉटन ना यूज होके गॉट यूज होने लगा है, ठीक है। बट यहाँ पे संकन ऑप्शन के अनुसार चलना होगा, संकन शिप, ओके। ये क्या होता है, लुटेरों के लिए एक खजाना साबित होता है, ओके। तो जिन बच्चों का सी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही, वो बच्चे करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, यू योर सेल्फ इफ यू टू नियर टू दैट मेडिसिन सॉरी मशीन। तो यहाँ पर बताइएगा, यू योर सेल्फ इफ़ यू टू नियर टू दैट मशीन। तो बताइएगा, अगर आप बहुत नज़दीक रहेंगे तो क्या हो जाएगा, आप घायल हो जाएंगे, खुद को ही घायल कर लेंगे। अब आपको एक ध्यान होगा, मैंने कई बार बता रखा है कि जब आपको इफ़ वाला क्लास प्रेजेंट में मिले, ठीक है, प्रेजेंट में, तो उसके पहले वाला फ्यूचर में होता है, आपको याद है ना। तो क्या हो जाएगा, तुम खुद को ही घायल कर लोगे, खुद ही घायल कर लोगे यदि तुम उस मशीन के इतने निकट जाकर के खड़े होते हो, ओके। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल। जिन बच्चों का डी आंसर करेक्ट आ रहा है उनका करेक्ट है, यू इंजर योर सेल्फ। तो इसको आपको ध्यान रखिएगा, व्हेन हो गया, अनटिल हो गया, अनलेस हो गया, इफ़ हो गया, ये सब कंडीशनल वाले कंजक्शन होते हैं। ये अपने साथ हमेशा प्रेजेंट, फ्यूचर या पास्ट को लेके चलते हैं, समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है, ओके। बाकी देखिएगा, चुके हो का मतलब ही नहीं है, और ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म भी नहीं होगा, या तो ए या तो डी हो सकता था। तो याद रख लें बच्चों, डी करेक्ट है, ओके। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आपको फिर से करेक्ट करना है, और एक बड़ा सा स्टेटमेंट है, बस आपको घबराना नहीं है, ठीक है। बहुत धैर्य से आपने काम करना है, मीनिंग से मीनिंग निकाल के। हर पेरेंट गेव हर सैटेलाइट फ़ोन, यानी कि कोई लड़की है, उसके माता पिता ने उसको एक सैटेलाइट फ़ोन दिया है। अब आपको नहीं पता है कि वेयर एज लिखें, कि इन केस लिखें, कि सो दैट लिखें, कि एज दो लिखें। अब आप आगे चलेंगे जब, तो आपको आगे के शब्द हैं, शी नीडेड टू कॉन्टैक्ट समबडी इन एमरजेंसी वाइल ऑन हाई अल्टीट्यूड क्लाइंब, यानी कि ऊंचाई पर चढ़ते समय उसको, यदि उच्च ऊंचाई पर चढ़ते समय उसको किसी के कांटेक्ट की इमरजेंसी में आवश्यकता पड़ी, तो वो क्या करेगी। तो अब आपको बताना पड़ेगा कि पहला क्लॉज दूसरा क्लॉज क्या है। तो इन केस, सो दैट का मीनिंग ताकि होता है, सो दैट या इन ऑर्डर दैट, तो ताकि वो कर सके नहीं, यदि उसको यदि आ रहा है ना मीनिंग की, यदि उसको इमरजेंसी में किसी के से कांटेक्ट करने की आवश्यकता पड़ी, इसलिए फ़ोन उसके माता पिता ने दिया। तो आप जबकि, वेयर एज मतलब जबकि होता है, जबकि, तो जबकि का मीनिंग भी नहीं निकल रहा है, ओके। तो वेयर एज और सो दैट। अब देखिए, एज तो मतलब यद्यपि की, आप कहते नहीं हो यद्यपि कि वह गरीब है फिर भी ईमानदार है, तो ये भी नहीं करेक्ट बन रहा है। अब इफ़ कहे चाहे इन केस कहे, ये सब एकदम जो है करेक्ट है। इन केस मतलब यदि जो है उसको इमरजेंसी में किसी से कांटेक्ट की आवश्यकता होती है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही। जो बच्चे बी ऑप्शन करेक्ट कर रहे हैं उनका करेक्ट है, इन केस अपना करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर जो है इफ़ के संदर्भ में बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलेंगे। सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज़ नॉट एन एंटोनिम ऑफ अनदर वर्ड बाय वर्ड ऑफ एडिंग द प्रीफिक्स डिस। आपको क्या करना पड़ेगा, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शंस में आपको देखना पड़ेगा कि डिस लगा करके जिस वर्ड को अपोजिट बनाया जा सकता है क्या करेक्ट है। तो आपको नॉट ध्यान करना पड़ेगा। जैसे आप कहते नहीं हैं हैप्पी, तो हैप्पी का उल्टा आप अनहैप्पी लगा लेते हैं, ठीक है। सेटिस्फाई है तो आप डिससेटिस्फाई से उसका अपोजिट बना लेते हैं। आपने देखा है प्रॉपर है तो आई एम प्रीफिक्स लगा के इम्प्रॉपर बना लेते हैं, समझ पा रहे हैं ना। अगर रेगुलर है तो आई आर प्रीफिक्स लगा के इर्रेगुलर। तो उसी प्रकार से आपको देखना है कि डिस लगा करके कौन सा अपोजिट बना है, तो जो नहीं बना है उसको आपको पकड़ना होगा, ओके। तो देखिए, एपियर का डिसएपियर होता है, इल्यूज़न का डिसइल्यूज़न होता है,
प्लीज का डिसप्लीज होता है। डिस्पेंस किसी का अपोजिट नहीं है, ये एक अपना वर्ड है। इसका मतलब होता है किसी को कोई वस्तु मुहैया या उपलब्ध कराना। मीन्स क्या, टू गिव और प्रोवाइड, प्रोवाइड पीपल विथ समथिंग, ठीक है ना, पीपल विथ समथिंग, दैट इज कॉल्ड डिस्पेंस। ठीक है, तो डिस्पेंस किसी का एंटोनिम नहीं है, ये अपना एक स्वतंत्र शब्द है। ओके, तो डिसअपियर, एपियर का उल्टा, इल्यूजन का डिसइल्यूजन, प्लीज का डिसप्लीज। आपको नॉट ढूंढना था। ठीक है, जिन बच्चों का बी ऑप्शन करेक्ट आ रहा है वो अपने एक नंबर को गेन करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पर चलेंगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब आप देखिए एक्सक्यूड का एंटोनिम क्या होगा। ठीक है, एंटोनिम पूछा है आपसे क्वेश्चन में, एंटोनिम आपको फाइंड आउट करना है। एक्सक्यूड का एंटोनिम इमेनेट, गिव, ऑब्जर्व, एब्जर्ड या क्या कहेंगे, कन्वे। तो बताइए क्या करेंगे आप इसको। देखिएगा, जो इमेनेट है, तो इमेनेट का मतलब होता है, इमेनेट एक शब्द है, इमेनेट, और एक गिव है, दूसरा ऑब्जर्व और तीसरा कन्वे। तो आपको यहाँ पर याद रखना होगा बच्चों, कन्वे जो शब्द है, कन्वे मतलब किसी विचार या भावना आदि को अन्य तक पहुँचाना, तो कन्वे। और दूसरा ऑब्जर्व, आप जानते हो ऑब्जर्व आप कहते हैं अवशोषित करना। और एक्सक्यूड मतलब होता है धीरे धीरे निकलना या प्रकट करना। तो जस्ट एंटोनिम इसका ऑब्जर्व मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा ऑब्जर्व इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, तो ऑब्जर्व में देखेंगे, ऑब्जर्व मतलब अवशोषित करना, एक्सक्यूड मतलब होता है निकालना, धीरे धीरे से प्रकट करना। तो आपका एंटोनिम ऑप्शन में देखना पड़ेगा, तो एंटोनिम आपका यही है, ऑप्शन नंबर सी। ओके, आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। अब आपको देखना पड़ेगा कि आपको इनकम्प्लीट देगा, आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, नरेशन से दूसरे तरीके से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसका एक मॉडल आपको दिया जा रहा है। राहुल सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, आई विल गेट द वेजिटेबल्स फॉर यू फ्रॉम द मार्केट। इसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। अब उसने आधा जो है चेंज किया और आधा आपको बताना पड़ेगा क्या होगा। देख पा रहे हैं ना, राहुल सेड टू मी, तो राहुल टोल्ड मी दैट उसने कंप्लीट कर दिया। अब आपको दैट के बाद चेंज करना है, तो दैट के बाद आई आपका राहुल के अनुसार ही हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से आप देख लें, देखिएगा आपको मिल रहा है राहुल के अनुसार ही हो जाएगा, और जो विल है वो वुड में कन्वर्ट हो जाएगा। गेट वर्ब का थर्ड फॉर्म वही रहेगा, और द वेजिटेबल फॉर यू आपका मी के अनुसार सेकेंड पर्सन है, तो मी बन जाएगा, और फ्रॉम द मार्केट वही रहेगा। तो जहाँ पर राहुल टोल्ड मी दैट ही वुड गेट द वेजिटेबल्स फॉर मी फ्रॉम द मार्केट, वही करेक्ट होगा। तो पहले में देखिए विल को नहीं चेंज किया, और सी में देखिए बी तो इस अपना करेक्ट आंसर मिल ही गया। सी में देखिए फॉर यू को फॉर यू ही रहने दिया, ये इनकरेक्ट हो गया। और डी में देखिए विल ही है। तो आप समझ पा रहे हैं ना कि किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछे आपको अपने उत्तर को ढूंढ लेना है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, चलिएगा क्वेश्चन नंबर, बिल्कुल सही, जिन बच्चों का बी ऑप्शन करेक्ट आ रहा है तो वो करेक्ट है। और क्वेश्चन को किसी भी प्रकार से पूछे कि कोई भी मॉडल आपको बना के दे एग्जाम में, आपका टॉपिक अगर क्लियर है, कंफर्म है, तो आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 9। देखेंगे, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आई कैन नॉट इंटरव्यू दीज कैंडिडेट्स, आई नो देयर एकेडमिक बैकग्राउंड। आप देख पा रहे हैं, आई कैन नॉट इंटरव्यू दीज कैंडिडेट्स मतलब कहा जा रहा है कि मैं इन कैंडिडेट्स का इंटरव्यू नहीं ले सकता। आई नो देयर एकेडमिक बैकग्राउंड, जब तक मैं जो है मैं जानना चाहता हूँ तो मैं जानता हूँ, तो जब तक मैं जान नहीं जाऊँगा, कंडीशन कह रहा है ना। अब आपको जो है सो दैट अगर एक साथ लिखा हो तो उसका मतलब ताकि होता है, तो ऐसा कोई मीनिंग ही नहीं बन रहा है। इफ़ की अगर बात करें तो इफ़ आई डू नॉट नो,
इस तरह से करता तो इफ़ कर सकते थे, तो यहाँ भी नहीं होगा। अनलेस करेक्ट है। अनलेस का मतलब ही होता है जब तक नहीं। तो उसने कंडीशन रख दिया ना कि जब तक मैं उनके एकेडमिक बैकग्राउंड को न जान जाऊं, मैं उनके इंटरव्यू को नहीं लेने वाला। बात समझ पा रहे हैं ना? बिकॉज भी इनकरेक्ट है। तो बस ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। ये सब आपको जो बना के क्वेश्चंस आपको मॉडल दिए जा रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी पूछता है ना। टॉपिक अलग से थोड़े ना कहीं आता है। अब नरेशन है, नरेशन अगर आपका तैयार है, वॉइस तैयार है, कंजक्शन तैयार है, ट्रांसफॉर्मेशन तैयार है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो किसी भी टॉपिक से कैसे भी क्वेश्चन पूछे आपका करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। स्मॉल शॉप दैट सेल्स फैशनेबल क्लॉथ्स कॉस्मेटिक ETC इज कॉल्ड। बताइए, एक छोटी सी दुकान जहाँ पर फैशनेबल क्लॉथ्स मिलेंगे, कॉस्मेटिक्स मिलेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें, उसको क्या कहा जाता है? वी आर टॉकिंग अबाउट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ओके, पहला स्टॉल, तो स्टॉल करेंगे, दूसरा बुटीक, तीसरा स्टोर और चौथा माइन। बताइएगा कौन सा करेक्ट होगा? तो देखिएगा, स्टॉल जो होता है वो इस जो है बना तो है भाई, आपको ब्रिटिश के जो सुंदरता के सामान भी मिल जाएंगे, कपड़े भी मिल जाएंगे। स्टॉल लगना मतलब आप देखते ना कि लकड़ी वगैरह का तंबू बना के स्टॉल लग जाता है, बट यहाँ पर एक स्मॉल शॉप जो बनी ही हुई है उसके लिए, दैट इज कॉल्ड बुटीक। बिल्कुल सही। जिन बच्चों का बी करेक्ट है ना, आपने बुटीक करके बहुत जगह देखा होगा, ठीक है। और स्टोर तो किसी भी स्टोर को कह सकते हैं, और माइन मतलब होता है खान, खदान, तो यहाँ पर आपका नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि बी ऑप्शन क्यों करेक्ट है, क्योंकि बुटीक शब्द इसी के लिए बना हुआ है, जहाँ पर आपको फैशनेबल क्लॉथ्स और कॉस्मेटिक्स मतलब होता है सुंदरता के सामान मिल जाते हैं। ओके, सौंदर्य प्रसाधन आपने पढ़ा होगा ना कई जगह, सौंदर्य प्रसाधन इसका करेक्ट मीनिंग होता है हिंदी में। ओके, तो बी वाले बच्चे एकदम से सही हैं। और बाकी जिन बच्चों का गलत होता है बेटे, घबराने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल आप घबराएं ना। ओके, बस आप ये सोचिए गलत हो गया तो क्या हुआ, मुझे कुछ नया सीखने को मिला। अगर गलत नहीं हुआ होता तो आप बताइए इतने गंभीरता से बात को समझते? बिल्कुल समझते, ऐसा नहीं है नहीं समझते, बट वो जो आपके दिमाग में बैठ गया ना कि ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था, तो एग्ज़ाम में नहीं होना चाहिए। तो एग्ज़ाम से पहले कितनों भी गलती हो, जितना गलती का आप गलती करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। और जब गलती ही नहीं करेंगे तो आप तो आत्मविश्वास में रहेंगे ना। जब आप गलती करेंगे तो आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, आपका ध्यान केंद्रित होगा अपने गलतियों पर। और कहते हैं ना कि जो है आप जितना गलती करोगे उतना आगे जाओगे। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 10 को कंप्लीट करते हुए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। मर्डर ऑफ न्यू बॉर्न चाइल्ड इज कॉल्ड। बताइए, नवजात शिशु की हत्या क्या कहलाता है? रेजिसाइड, फ्रैट्रिसाइड, सोरोरीसाइड, इन्फेंटिसाइड। बताइए, मुझे लगता है मैंने इस ऐसे क्वेश्चंस कई बार करवाए होंगे, तो बताइएगा, इसको गलत मत करिएगा, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ कर देंगे आप। मर्डर ऑफ न्यू बॉर्न चाइल्ड, रेजिसाइड मीन्स आप मर्डर ऑफ किंग यानी राजा की हत्या। मिल गया है ना, कई कई बार मैंने आपको देने का प्रयास किया, क्योंकि साइड वाले, फोबिया वाले, फाइल वाले, मीज़ो वाले, फिलैन वाले, ये सब शब्द जरूर से ज़रूर एग्ज़ाम में आते हैं। लॉजी वाले, है ना। तो यहाँ पर आपको याद रखना होगा किसी भी प्रकार से कि आपको वर्ड्स को विद स्पेलिंग नहीं भूलना है। फ्रैट्रिसाइड माने आप जानते हो मर्डर ऑफ ब्रदर, भाई की हत्या। सोरोरीसाइड मर्डर ऑफ सिस्टर, सिस्टर की हत्या। इन्फेंटिसाइड यानी कि नवजात शिशु की हत्या, ठीक है। मर्डर ऑफ न्यू बॉर्न चाइल्ड, इन्फेंट मतलब शिशु होता ही है, तो इन्फेंटिसाइड उसी से बना है। ओके, तो चलिएगा, इंसेक्टिसाइड होता है तो कीड़े मकोड़ों की हत्या। ओके, चलिएगा क्वेश्चन नंबर डी, 11 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही। जिन बच्चों का डी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है सही है, ठीक है। रेजिसाइड, फ्रैट्रिसाइड, सोरोरीसाइड, एक्सोरीसाइड, कुछ ऐसे शब्द हैं जो आप कहीं ना कहीं से लर्न कर लें, है ना। और भी जो है, क्योंकि किसी भी जितना ज़्यादा गेन करेंगे, जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा आपको एग्ज़ाम में डर खत्म होगा। समझ पा रहे ना, और प्रैक्टिस करके जाएंगे तो बिल्कुल नहीं डर लगेगा।
क्वेश्चन नंबर 12 देख लेंगे। इन द ओल्डन डेज द किंग वॉज कंसिडर्ड। अब देखिए ऑल पावरफुल। अब इस ऑल पावरफुल का क्या मीनिंग है? आपको पता है ना, राजा को भगवान का दर्जा दिया जाता था, राजा को ईश्वर के समान रखा जाता था, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे आप? वेटरन करेंगे, ऑमनीपोटेंट करेंगे, ऑमनीवरस करेंगे, या ऑमनीसिएंट करेंगे? और बिल्कुल बच्चों, जैसा मैंने शब्द डाला है इसमें आपको ध्यान कर रखना पड़ेगा, ऐसे ही मिलते जुलते ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा नहीं दे देगा, अदरवाइज जो है आप देखते हैं ना कि मतलब बहुत से ऐसे जो है एग्ज़ाम्स होते हैं जहाँ पर मेरिट बहुत हाई चली जाती है, कई बार एग्ज़ाम होते हैं मेरिट बहुत हाई नहीं जाती है। तो आपने ध्यान करना है कि जो बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा वही बच्चा सिलेक्शन प्राप्त करेगा। समझ पा रहे हैं ना? और इस कंफ्यूज ना हो आप, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। समझ पा रहे हैं? और बस आप ध्यान करिएगा, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा वो जो एग्ज़ाम में ना आते हुए ऑप्शन गलत हो जाते हैं, या एग्ज़ाम के प्रेशर में दिखता ही नहीं है। कई बार आपके दिमाग में कुछ चलेगा, हाथ कहीं और टच होगा और जो है OMR भरा जाएगा कोई और ऑप्शन। आप जब घर पे आएंगे तो सर पीटेंगे कि अरे बाप गलती हो गई, एक क्वेश्चन गया काम से। आते हुए क्वेश्चन तब नहीं गलत होंगे जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाएंगे, ठीक है। तो देखिए वेटरन मतलब होता है अनुभवी, ठीक है। और यहाँ पर आपको सर्वशक्तिमान बताना पड़ेगा। ऑमनीपोटेंट इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। मतलब सर्वशक्तिमान, ऑल माइटी, ऑल पावरफुल, ओके। तो राजा को ही जो है सर्वशक्तिमान कहा जाता था। ऑमनीवरस मतलब सर्वाहारी, लिखते चलें, है ना, ईट्स एवरीथिंग, सर्वाहारी, सब कुछ खाने वाला। और ऑमनीसिएंट मतलब सर्वज्ञ, सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला, है ना। अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग, सर्वज्ञ, ठीक है। हिंदी में सर्वत्र और सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, ये सब पढ़ते हैं ना। ऑमनी प्रेजेंट होता अगर तो सर्वत्र हो जाता, सब जगह उपस्थित रहने वाला। तो आपने ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है। बिल्कुल बी वाले बच्चे करेक्ट है। बाकी बच्चे जिनका गलती हो गया तो कोई भी प्रेशर लेने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको लर्न करें, है ना, इसको पॉजिटिव वे में लें, बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ओके। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 13 पर। थ्रो डस्ट इन वंस आई। सबको पता है ना, आंखों में धूल झोंकना आइडियमिक एक्सप्रेशन है, आपको ऑप्शन के अनुसार जानना पड़ेगा। टू शो फॉल थिंग्स मतलब कुछ गलत चीज़ को दिखाना। दूसरा मेक ब्लाइंड, अंधा बना देना किसी को, है ना, मुट्ठी भर धूल उठा करके आंख में डाल दो। तो आपने पता है ना, मैंने बता रखा है, शाब्दिक मीनिंग को जल्दी से इग्नोर करें। हार्म समवन, किसी को नुकसान पहुंचाना, तो ये तो देखिए वर्ड मीनिंग की तरह आ रहा है ना, बी और सी ऑप्शन। अब आपको ए और डी में ही डिसाइड करना पड़ेगा। पहला कह रहा है शो फॉल्स थिंग्स, किसी को गलत चीज़ दिखाना, ये क्या आंखों में धूल झालना हुआ? नहीं, धोखा देना। कहते हैं ना कि तुम खुद की आंखों में धूल झोंक रहे हो, या तुम अपने माता पिता की आंखों में धूल झोंक रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, कुछ ऐसे आपको मिल जाता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। थ्रो डस्ट इन वन साइड मीन्स टू डिसीव समवन, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 13 का डी ऑप्शन करेक्ट है। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 14। टू बी रोलिंग इन मनी, पैसे में रोल करना मतलब होता है लिपटा जाना, लिपटा रहना। पहला ऑप्शन वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी, दूसरा ऑप्शन वेरी रिच, तीसरा ऑप्शन बारोइंग मनी लिबरली, यानी कि उदारता पूर्वक पैसे जो है क्या करना, उदारता पूर्वक पैसे बांटना या फिर उधार देना। स्पेंडिंग मोर देन हिज इनकम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सब इनकरेक्ट है, आप ध्यान करें। कहते नहीं है कि पैसे से ही मतलब जो है वो पैसे में ही डूबे हुए हैं, या पैसे से ही मतलब कुछ भी आप अपने डेली यूज़ में करते हैं। तो वेरी रिच इंसान को आप कहते नहीं हो कि पैसे में ही वो सोते बैठते उठते हैं। तो वेरी रिच पर्सन टू बी रोलिंग इन मनी, बिल्कुल सही। जिन बच्चों का बी आंसर करेक्ट है वो उनका करेक्ट है। वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी नहीं, बारोइंग मनी लिबरली और स्पेंडिंग मोर देन हिज इनकम, बाकी सब इनकरेक्ट है, ओके। तो चलेंगे
क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। टू ड्रा द लॉन्ग बो, बताइएगा। पहला कह रहा, बो माने धनुष होता है ना, रेनबो आपने पढ़ा होगा। टू ओवर एस्टिमेट वन सेल्फ, दूसरा पुट अप हाई डिमांड्स, तीसरा है टू डिमांड अ वेरी हाई प्राइस, और चौथा टू मेक एन एग्जैगरेट स्टेटमेंट। बताइएगा। रेनबो यानी इंद्रधनुष लंबा चौड़ा बना देना। अब बताइए, कुछ आपको हिंट मिल रहा है ना इन शब्दों से। टू ड्रा द लॉन्ग बो यानी लंबी चौड़ी, लंबा चौड़ा इंद्रधनुष बना देना, या लंबा चौड़ा खाका खींच देना, कुछ भी आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। अब ऑप्शन नंबर ए को देखिए, ओवर एस्टिमेट वन सेल्फ, मतलब अपने बारे में बहुत ज़्यादा विवरण प्रस्तुत कर देना, तो यहाँ पर ये नहीं होगा। यहाँ पर देखिएगा दूसरा ऑप्शन है टू पुट हाई डिमांड्स, मतलब अपनी हाई डिमांड को रख देना। तो ये बिल्कुल जिन बच्चों का डी ऑप्शन करेक्ट है उनका करेक्ट आ रहा है। देखिएगा, टू पुट हाई डिमांड्स ये भी नहीं होगा, और हाई प्राइस भी नहीं। यहाँ पर है कि किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत करना, तो टू मेक एन एग्जैगरेटेड स्टेटमेंट, यानी कि हाइपरबली आपने पढ़ा है ना फिगर ऑफ स्पीच, वहाँ पर है किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत करना। ठीक है, दैट इज कॉल्ड आपका 15 नंबर क्वेश्चन का डी। ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच से याद आया बच्चों, आप ये बताएं फिगर्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चंस भी इंक्लूड कर दिए जाएं। किसी बच्चे के जो है, किसी बच्चे का मैसेज था कि फिगर ऑफ स्पीच भी इंक्लूड किए जाएं, तो यदि आप सभी की इच्छा हो तो मैं जो है फिगर्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चंस भी डाल दूंगी। ठीक है, बस ज़रूर से ज़रूर आप बताएं क्या चाहते हैं, आप डाला जाए या फिर अभी ऐसे ही रहने देते हैं। जैसा भी आप सभी का जो है व्यू होगा वैसे ही काम किया जाएगा। ठीक है, तो अपने स्कोर भी नोट करते रहें, और जो भी आपको अमेंडमेंट की आवश्यकता है तो ज़रूर से ज़रूर आप जो है अपने सुझाव भेजते रहें, है ना, ताकि बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं देने का प्रयास करती हूँ, और भी मुझे जो है एक आइडिया मिलेगा कि क्या मेरे विद्यार्थी मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द गिवन फॉलोइंग वर्ड्स। अब यहाँ पर आपको बहुत आसान सा स्पेलिंग मिला है, बट आपको जो है यही आसान स्पेलिंग ही आपको, यदि आपने बहुत दिमाग लगाकर करेक्ट किया तो आपको 1 मार्क्स एग्जाम में दिलाएगा, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, बताइएगा। एक्सक्लेमेटरी की करेक्ट स्पेलिंग, यहाँ पे करेक्ट ढूंढना है, यानी कि बाकी 3 इनकरेक्ट है। इंटरचेंज की, और बैगनिंग की, और इलॉजिकल की। बताइए कौन सा आपका करेक्ट है दिए गए 4 स्पेलिंग्स में। पहला देखिए एक्सक्लामेटरी, तो एक्सक्लामेटरी की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है, बताते रहें, स्पेलिंग को टाइप करके भेजते रहें। EXCLAMATORY होता है ना। एक्सक्लामेटरी की करेक्ट स्पेलिंग यही होती है, आई नहीं होता है, आई तो एक्सक्लामेशन में होता है, तो ये आपका जो है करेक्टली नहीं लिखा हुआ है। दूसरा देखिए इंटरचेंज, इंटरचेंज का आप TERCHANG करते हैं, ये भी इनकरेक्ट था, आपको करेक्ट ढूंढना है। ठीक है, बैगनिंग की BEGINNING बैगनिंग की करेक्ट स्पेलिंग होती है। बिल्कुल जिन बच्चों का सी आंसर है वही करेक्ट है। ठीक है, बैगनिंग की BEGIN और NING। अच्छा, बहुत से बच्चे सोच रहे हैं डबल एन क्यों हो रहा है ना, देखिए बच्चों, BEGIN एक करेक्ट स्पेलिंग है, और जब आप इसमें ING सफिक्स लगाते हैं ना, तो आपको याद रखना पड़ता है कि यदि किसी कॉन्सोनेंट के पहले वॉवेल है तो कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है। अब आप देखिए BEGIN, एन के पहले वॉवेल है तो डबल एन हो जाएगा ING। ओके, तो इसको याद रख लें, चलिएगा। और इलॉजिकल में ILL होता है, इलॉजिकल, तो ये भी इनकरेक्ट था। किसी भी प्रकार से आपने, ठीक है, याद रख लेना है, बहुत कॉमन सा स्पेलिंग है, बट एग्जाम में आया हुआ है, पूछता रहता है। ओके, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पर। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, ब्रैकेट में देखिए प्रोवर्ब डाल दिया गया है। अ बैड वर्क, कहते हैं ना नाचने का ढंग नहीं आंगन टेढ़ा, सभी बच्चे हिंदी में तो इसको पढ़े ही होंगे, है ना। तो आपने जो है समीक्षा अधिकारी का पेपर और लेखपाल का पेपर, हिंदी और टेट, सुपर टेट, सी टेट, जो भी बहुत सारे हिंदी के पेपर हैं, उसमें आपको लोकोक्तियाँ, मुहावरे बहुत जो है देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे है ना, वो अभी आया था एग्जाम में, ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे,
तो आप देख पा रहे हैं ना कि अब जैसे कॉमनली नहीं यूज़ किया जाता, बट एग्ज़ाम में आ जाता है, बड़ा काम छिपा कर नहीं किया जाता, दैट इज कॉल्ड ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे। तो उसी प्रकार से आप देखिए कहा नहीं जाता हिंदी में कि नाचने का ढंग नहीं आंगन टेढ़ा। तो आ बैड वर्क मैन, अब इसको कंप्लीट करना है। प्लेज विथ हिज टूल्स, क्वारल्स विद हिज टूल्स, वॉक्स विद हिज टूल्स, फाइट्स विद हिज टूल्स। मतलब अगर आपको पता है कि प्लेज लगा होता है कि क्वारल की वर्क की फाइट, तो जल्दी से आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए याद रख लेंगे, बिल्कुल बी वाले बच्चे करेक्ट हैं। अ बैड वर्क मैन क्वारल्स विथ टूल्स, ठीक है, हिज टूल्स मतलब अपने ही टूल्स से लड़ाई करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, तो चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पर। इम्प्रूव द फॉलोइंग सेंटेंस, बिफोर आई मेट आई हैड अ पुअर ओपिनियन ऑफ हिम। अब यहाँ पे जो आई हैड लिखा है, तो ये हैड जो है ये क्या करेक्ट है? यदि है तो आप नो इम्प्रूवमेंट लगा दें, अदरवाइज कोई एक सेलेक्ट करके इम्प्रूव कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 18 बताइए क्या होगा। आपने एक रूल पढ़ा है ना, क्या पढ़ा है कि जब अगर कहीं सेंटेंस में बिफोर आया है, बिफोर याद आया होगा, तो बिफोर वाला क्लॉज हमेशा पास्ट इंडिफिनिट में होता है, पास्ट इंडिफिनिट में, और बाद वाला क्लॉज पास्ट परफेक्ट में होता है। ठीक है, जैसे आप कहते नहीं है डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो ऐसे सेंस में आपने बिफोर के बाद वाला क्लॉज हमेशा पास्ट इंडिफिनिट में, और चाहे पहले और चाहे बाद, मतलब इस वाले क्लॉज के बाद या पहले जो ही जब भी दिया हो तो आपको पास्ट परफेक्ट करना है। मतलब आई हैड अ पुअर ओपिनियन ऑफ हिम अगर आगे देता, बिफोर आई मेट पीछे देता, तब भी यही रूल आपको फॉलो करना पड़ता। ठीक ना, बस बिफोर वाले क्लॉज को ध्यान रखें और बाकी वाला पास्ट परफेक्ट। तो अब देखिएगा यहाँ पर जो हैड है वो करेक्ट है, बिल्कुल डी वाले बच्चे करेक्ट हैं, जो कह रहे हैं कि डी ही होगा। अब बहुत से बच्चे हैड से कंफ्यूज हो रहे हैं ना, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि एक हैड पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब होता है और दूसरा हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म के रूप में भी यूज़ होता है। जैसे अगर मुझे कहना हो मेरे पास कुछ पैसे हैं, तो आई हैव सम मनी हम कह सकते हैं ना, आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ पैसे थे, तो हम आई हैड का यूज़ कर सकते हैं। उसके पास है तो शी हैज़ का यूज़ हो जाएगा। यहाँ पर ये जो हैज़ है यह रखना के सेंस में मेन वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है, पास और रखना के सेंस में। तो यहाँ पर आपका इसका वर्ब का सेकेंड और थर्ड फॉर्म हैड होता है। अब यहाँ पर ये एक हैड हेल्पिंग वर्ब और दूसरा हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, नो इम्प्रूवमेंट वाला करेक्ट होगा। अब इस हैड की मीनिंग भी लेते चलें। बिफोर आई मेट मतलब उसके मिलने से पहले, तो क्या है, आई हैड अ पुअर ओपिनियन ऑफ हिम, मेरे पास उसके लिए बहुत खराब धारणा थी। पास थी का मीनिंग निकल रहा है ना, तो आपका आई हैड मतलब मैं उसके बारे में बहुत गलत विचार गलत राय रखा करता था। तो आई हैड याद हो जाएगा, ये वाला बात हो ही जाना चाहिए, ज़रूर से ज़रूर याद कर लें बच्चों, क्योंकि ये हैड एग्ज़ाम में पूछता है और आपको कंफ्यूज करता है। ओके, तो नो इम्प्रूवमेंट यहाँ पर होगा, यहाँ ये दिया हुआ स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 चल दें। इम्प्रूव द फॉलोइंग स्टेटमेंट सेंटेंस, नन ऑफ द गेस्ट्स वर इंट्रोड्यूस्ड टू द ब्राइड। बताइएगा यहाँ पर वर इंट्रोड्यूस्ड को क्या इम्प्रूव करेंगे या नहीं करेंगे? नो, अगर नहीं करेंगे तो डी बता दें। नन ऑफ द गेस्ट, तो आपको एक नियम बताया गया था, फटाफट आप आंसर करते चलें। नन ऑफ द के बाद याद रख लेंगे, नन ऑफ द के बाद जो नाउन होता है वो प्लूरल होता है, नाउन प्लूरल, बट जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सिंगुलर होता है। आपको याद आ गया होगा। तो यहाँ पर देखिएगा वॉज इंट्रोड्यूस्ड होगा, यानी गेस्ट्स, सभी गेस्ट में से कोई गेस्ट नहीं। ठीक है, तो टू द जो है ब्राइड मतलब होता है ना दुल्हन, तो आपका यहाँ पर गेस्ट्स में से कोई गेस्ट नहीं इंट्रोड्यूस कराए गए थे दुल्हन से, तो आपका क्या हो जाएगा,
वॉज इंट्रोड्यूस्ड करेक्ट होगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, किसी भी प्रकार से आपको ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं अक्सर करके आपको बताती रहती हूँ, और कुछ निश्चित रूल ही हैं जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, तो चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 देख लें। इम्प्रूव द फॉलोइंग सेंटेंस, इट इज़ हाई टाइम दैट वी डू समथिंग अबाउट इट। यहाँ पर ये जो डू दिया है, क्या ये इनकरेक्ट है या करेक्ट है, बताइए। यदि करेक्ट है तो नो इम्प्रूवमेंट आप कर दें। इट इज़ हाई टाइम, वी हैड डन होना चाहिए, वी हैव डन होना चाहिए, वी डिड होना चाहिए, या नो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। बताएंगे कौन सा करेक्ट होगा। ठीक है, आप जो है बिल्कुल परेशान ना हो। ठीक है, आंसर करें बिल्कुल। अगर नहीं आएगा तो आपको आंसर बताया जाएगा। ये एक रूल आप ध्यान कर लें, यदि इट इज़ हाई टाइम कहीं पर लिखा है, इट इज़ हाई टाइम, तो इसके बाद जो है वर्ब, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। ठीक, भले ही आपको ये अब जो सेंटेंस का सीक्वेंस आप सेंटेंस आप या टेंस पढ़ते हैं वो नहीं मैच करे। इट इज़ हाई टाइम, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म, कहते नहीं है ये समय आ गया है ये काम करने का, तो आप ऐसे भले बोलें, बट आप जब चेंज करेंगे तो आपको हमेशा डिड को ही करना है। क्यों, वी डिड। अब यहाँ पर डिड क्या है, तो ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है। आप कहते नहीं हो आई डू माई वर्क माई सेल्फ, मैं मेरा काम खुद करता हूँ, माई वर्क माई सेल्फ, इस तरीके से, तो वह खुद करता है तो ही डज हो जाएगा। ठीक है, ये प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बात को समझिए। अब मैंने किया तो आई डिड माई वर्क माई सेल्फ, तो ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो गया, थर्ड फॉर्म होता तो डन होता। अब यहाँ पर आ रहा है इट इज़ हाई टाइम दैट वी डिड समथिंग अबाउट इट, कि इसके बारे में हमें कुछ करना होगा, यहाँ पर डिड होगा। ओके, आप इसी रूल को ध्यान में रख के चलें, आपका बिल्कुल भी करेक्ट हो जाएगा, गलत नहीं होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 को देखें। 5 क्वेश्चंस और बचे हैं, बहुत धैर्य से बनाए रखें धैर्य। रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस, 21 क्वेश्चन देखेंगे। आई हैव नेवर मेट, अब आपको ये रीअरेंज करना है। देखिए, रीअरेंज ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, आई हैव नेवर मेट आपको मिला है, इसके बाद आपको क्या जो है रखना पड़ेगा, इसके बाद अंतिम, जैसे पहला जो है आपका ऐसे ध्यान करें, पहला और अंतिम यानी 6 दे दिया है, बीच वाले को आपको सेट करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आई हैव नेवर मेट, अब मेट क्या, किसी से मिलना पड़ेगा ना, तो आई हैव नेवर मेट अगर आप देखें तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब मेट के बाद कुछ लाना पड़ेगा, तो इन योर सिटी तो आ नहीं सकता, मैं एक शहर में नहीं मिला, नहीं भाई, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट लाना पड़ेगा। अब फ्रेंडलीनेस एंड हॉस्पिटैलिटी, आपको पता है ना, ये मित्रतापन, और हॉस्पिटैलिटी माने होता है मेहमान नवाजी, तो क्या हो जाएगा, मैं कभी नहीं मिला, किससे, एक फ्रेंडलीनेस और हॉस्पिटैलिटी से, तो पी आया। अब हॉस्पिटैलिटी के बाद आपको क्या लाना पड़ेगा, इन योर सिटी, तो इन योर सिटी के बाद आपको कोलकाता, फिर आप नहीं सेट कर पा रहे हैं, तो अगर आप कह दें हॉस्पिटैलिटी लाइक द वन, तो आप देखिए लाइक द वन अगर आप करें, वन मीन्स क्या, कोई इंसान या कोई ऐसी चीज़ जिसको आप कह रहे हो वो वाला, तो ऐसे सेंस में। अब देखिए आई हैव मेट इन योर सिटी, ये आपका करेक्ट हो रहा है ना, PRSQ, बिल्कुल जो बच्चे ये वाला सेट कर पा रहे हैं PRSQ वही करेक्ट है। आई हैव नेवर मेट, मैं कभी नहीं मिला, अ फ्रेंडलीनेस एंड हॉस्पिटैलिटी से लाइक द वन आई हैव मेट इन योर सिटी, अब सिटी का नाम कोलकाता, तो आपका PRSQ करेक्ट है। किस ऑप्शन में PRSQ आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में। ओके, अब आपको वो वाली स्टाइल से अगर हम बताना चाहें, जैसे हम बताते हैं ना कौन सा नहीं होगा, तो देखिएगा आई हैव नेवर मेट, अब मेट के बाद एक ऑब्जेक्ट लाना है, तो आप देख पा रहे हैं कि पी आएगा सब में, क्योंकि कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आएगा। अगर आई हैव मेट कर दे तो एस बिल्कुल किसी में नहीं आ सकता, एस, और इन योर सिटी क्यू भी किसी में नहीं आ सकता, तो क्यू नहीं आ सकता तो क्यू वाले को भूल जाएं। अब पी क्यू, अगर आप पी के बाद क्यू रखें हॉस्पिटैलिटी इन योर सिटी लाइक द वन, तो ये सेट नहीं हो रहा है, तो आपका देख पा रहे हैं, तो ए भी इनकरेक्ट हो गया।
PRSQ ही करेक्ट है। PS करें तो PS हॉस्पिटैलिटी आई हैव मेट, अब फिर ये नहीं सेट हो रहा है तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं ना। तो ये क्वेश्चंस भी आई मीन टू से ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। इसको सेंटेंस रीअरेंजमेंट कहा जाता है। ओके, बहुत बच्चे PQRS के नाम से भी जानते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 देख लेंगे। द राइज एंड द फॉल, फिर ए स्लैश द टाइड आर ड्यू बी स्लैश टू लूनार इन्फ्लुएंस सी स्लैश नोएरर डी। बताइएगा, यहाँ पे राइज एंड फॉल दिया हुआ है। अब आपको ध्यान रखना है कि जो आपका सब्जेक्ट है क्या उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है, यदि हाँ तो आपका, बाकी तो सब करेक्ट है। राइज एंड फॉल मतलब उठना और गिरना, उत्थान पतन किसका, टाइड यानी ज्वार का। यहाँ पर समुद्र के ज्वार की बात हो रही ना, ज्वार भाटा, लहरों के आने को ज्वार और पीछे जाने को भाटा कहा जाता है। चंद्रमा की कलाओं की वजह से होता है, चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है उसकी वजह से। तो लूनार इन्फ्लुएंस, तो टाइड आर नहीं इज होगा, यानी लहरों का उठना और लहरों का गिरना। ये देखने में एंड से लग रहा है, बट ऐसे कुछ वर्ड हैं जैसे हॉर्स एंड कैरी, राइज एंड फॉल, करी एंड राइस एंड करी, और कहते हैं ना टाइम एंड टाइड। कुछ ऐसे शब्द हैं जो एक जो है एंड से जुड़ करके भी एक ही वो बताते हैं, तो आपने इसको सिंगुलर मानना पड़ता है। तो ये आपने पता चल गया कि 22 का जिन बच्चों का बी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछते रहते हैं। ठीक है ना। बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाएं। चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। बताइए, इसमें इनकरेक्ट देखना है, कौन सा इसमें इनकरेक्ट है, अंडरलाइन भी किया हुआ है, ध्यान रखिएगा। करेक्ट नहीं, इनकरेक्ट ढूंढना है। ही एंड आई वर प्लेइंग, बिल्कुल इस वाले बच्चे, कुछ बच्चे इसको भी आंसर कर रहे हैं। फायर एंड वाटर डू नॉट अग्री, इसको भी देख लें। द अरेबियन नाइट्स इज स्टिल अ ग्रेट फेवरेट, और यूनाइटेड स्टेट्स हैव अ बिग नेवी, कौन सा इनकरेक्ट है। देखने में तो सबसे पहले बच्चों का नज़र ए पे ही जाएगा, है ना, बट आपको याद रखना पड़ेगा। इसका आंसर पहले आप बताइए, तब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। बताइएगा कौन सा आंसर करेक्ट होगा, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। बताइएगा। सब्जेक्ट और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड करके ये आता है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें बिल्कुल डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, करेक्ट का मतलब इस क्वेश्चन के अनुसार डी ऑप्शन ही इनकरेक्ट है, तो इसका डी उत्तर होगा। बाकी डी क्यों इनकरेक्ट है, देखिए पहले इसको देख लें, बाकी को देखिए क्यों करेक्ट था। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स क्या है, एक देश है ना, संयुक्त राष्ट्र, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका की बात हो रही है, तो यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो आप देखिए हैव होना चाहिए, हैव नहीं हैज़ होना चाहिए ना, एक बड़ा जो है नेवी मने नौसेना रखता है, तो हैज़ होना चाहिए। आप देखिए ही एंड आई वर प्लेइंग, तो यहाँ पर 231 का नियम आपको याद है ना, और वर्ब हमेशा प्लूरल लगता है, तो 231 में 31 आया है, यानी ही एंड आई वर, क्योंकि ही एंड आई मिलके प्लूरल हो गए, तो ये तो अपना करेक्ट था। और देखिए फायर एंड वाटर डू नॉट अग्री, तो यहाँ पर फायर एंड वाटर डू नॉट एग्री, ये भी सही है, पानी और आग एक साथ सहमत नहीं हो सकते, प्लूरल बन रहा है तो करेक्ट है। अरेबियन नाइट्स ये एक जो है रचना का नाम है, ठीक है, नाइट्स से नहीं कंफ्यूज होंगे, अरब की रातें, ये अरेबियन नाइट्स एक रचना है। स्टिल ग्रेट फेवरेट, आ भी लग गया है ना, एक हिंट भी मिल गया है, तो ये सब आपके बाकी वाले करेक्ट है। इनकरेक्ट डी वाला क्यों था, आ लगा हुआ है, तो यहाँ पर हैज़ होगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 23 का डी वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन इंक्लूड करके। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। वन कैन नॉट बी टू केयरफुल ऑफ, इसके बाद हिज गुड नेम, क्या होगा करेक्शन इसमें, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का। अगर आप यही सीक्वेंस लेके चलें तो मुझे लगता है बहुत आराम से आप आंसर ढूंढ पाएंगे। यदि आई है तो उसका पॉजेसिव केस माई होता है, शी है तो उसका पॉजेसिव केस हर होता है, ही है तो उसका पॉजेसिव केस हिज होता है। तो अब आपने आंसर मेरे हिंट को समझ लिया होगा। बिल्कुल, जो बच्चे यहाँ पर वन की जगह पर वंस कर रहे हैं उनका करेक्ट है सी ऑप्शन। ठीक है,
तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी पार्ट में एरर है। वन जब सब्जेक्ट हो तो इसका पोजेसिव केस ओ एन ई एपोस्ट्रॉफी एस यानी वंस होता है, और इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वन सेल्फ होता है, ठीक है। तो इसलिए आपका वन है। वन कैन नॉट बी टू केयरफुल ऑफ हिज गुड, नहीं वंस गुड नेम, नाम को लेकर के इतना केयरफुल नहीं होना चाहिए, हो सकता इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 25 देख लें। देयर इज मेनी हु वी नो क्वाइट वेल आर ऑनेस्ट। इसमें आप तो थोड़ा सा टाइम ले लें 1-2 मिनट का और आंसर करें सोच समझ के, क्योंकि कहते नहीं है ऑल दैट वेल इंड वेल, कहते हैं ना अंत भला तो सब भला। बताइए इसमें क्या होगा। देयर इज मेनी गुड, मेनी हु वी नो क्वाइट, हिंट दिया हुआ है सेंटेंस में, आपको बिल्कुल कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर मेनी मिल गया ना और यहाँ आर मिल गया, तब आपने आंसर देख लिया होगा। बिल्कुल जो बच्चे कह रहे हैं ना ए में आर होना चाहिए वही करेक्ट हैं, बाकी बच्चे समझ लें। देखिए देयर आर होना चाहिए भाई, क्यों यहाँ पर मेनी कर दिया, मेनी अनकाउंटेबल के लिए नहीं, हमेशा काउंटेबल और प्लूरल को इंडिकेट करता है। और यहाँ पर भी देखिए आर कहा है, आर ऑनेस्ट, ठीक ना। तो देयर आर मेनी हु वी नो क्वाइट, यानी कि क्वाइट मतलब आप कहते हो ना बिल्कुल अच्छे से, वेल आर ऑनेस्ट, तो आप क्या करोगे, आर मिल गया, अब इसी आर से इसको कोरिलेट करके आप ए पार्ट में एरर ढूंढ लिए, ठीक है। तो मुझे लगता है बच्चों आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे, बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा, और पुराना रिवीजन तो होता ही है, ठीक है। तो आप जो है ऐसे ही क्लासेस में बने रहें, बहुत सारा प्यार देते रहें, ठीक है। क्लासेस कैसे लगी ज़रूर लिखें, कितना स्कोर आपने गेन किया यह भी बताएं। थैंक यू सो मच फॉर योर गिविंग मी अ लॉट ऑफ टाइम, थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बहुत ही अच्छे से मेहनत करते रहिए।